हेलो एवरीवन, दिस इज रवि झा। आई एम ए डिफेंस काउंसिल इन इलाहाबाद हाई कोर्ट और आप सबका स्वागत है आपकी खुद के चैनल टारगेट फॉर आईक्यू में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऑलरेडी एक नोटिफिकेशन निकाल चुका है आपके यूपी एपीओ के एग्जाम के रिगार्डिंग, और उसका एग्जाम अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा सो दैट एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्ट इन द मंथ ऑफ जुलाई। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो वक्त है ना बहुत कम है और ना ही बहुत ज्यादा। दैट मीन्स वी कैन से वी हैव अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। और अगर हम यूपी एपीओ के सिलेबस को देखते हैं तो आपको ये पता होगा कि उसके अंदर लॉ के 4 पेपर हैं, जिनमें से एक पेपर पूरा और पूरा आपका प्योरली डेडिकेटेड है आपके लोकल लॉ के कंटेक्स्ट के रिगार्डिंग, जिसके अंतर्गत आपको वो जो लोकल लॉ है 2 पार्ट में पढ़ने की जरूरत है, जिनमें से पहला पार्ट आपका कहलाता है द पुलिस एक्ट 1861 और जो दूसरा पार्ट है वो आपका कहलाता है उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस। और इन दोनों को ही मिला के लगभग 15 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, जिनकी अगर हम गणना के रूप में संख्या की बात करें और जिनके लिए टोटल जो नंबर एलोकेट किए गए हैं वो भी होते हैं आपके टोटल 15। तो आइए आज की इस परिचर्चा के अंदर देखते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस का पैरा नंबर जो 115 है वो क्या कहता है। जब हम उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के पैरा नंबर 115 को देखते हैं तो ये बात करता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, जिसको कि हम लोग शुद्ध हिंदी में जानते हैं मृत्युकालिक कथन। और ये शब्द आप कोई पहली बार नहीं देख रहे हैं या सुन रहे हैं, बल्कि पहले भी ये शब्द आपकी निगाहों से कई बार गुजरा होगा। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 क्लॉज 1 बात यही करता है डाइंग डिक्लेरेशन की। तो यहां पे भी जो पैरा 115 है वो बात करता है डाइंग डिक्लेरेशन के रिगार्डिंग, लेकिन यहां पे जो कहानी है वो आपको इंडियन एविडेंस एक्ट से थोड़ा हट कर देखने को मिलती है। यहां पे जब हम डाइंग डिक्लेरेशन की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यहां पे जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन होते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी पर्टिकुलर केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, उसको ये जानकारी मिलती है कि उसकी लोकेलिटी में कोई एक इंजर्ड पर्सन है और वो जो इंजर्ड पर्सन है उसकी मौत किसी भी वक्त हो सकती है। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि डिस्पेंसरी या नियर बाई लोकल हॉस्पिटल तक पहुंचते पहुंचते ही उसकी मौत हो जाए या इमीडिएटली पहुंचते वहां पर उसकी मौत हो जाए। तो आमतौर पे जब कभी भी किसी भी ऑफिसर को इस बारे में जानकारी मिलती है कि उसके अधिकार क्षेत्र में एक घायल व्यक्ति है जो सीरियसली वाकई में घायल इंजर्ड है या बहुत ही वो पैनिक कंडीशन में है और उसके पास अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, तो आमतौर पे वो जो ऑफिसर्स होते हैं वो मौकाए वारदात पे पहुंचते हैं, उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उसके मौत की वजह क्या है। अगर वो इंजर्ड है, अगर वो घायल है तो किसकी वजह से घायल है, और इस तरीके से वो अपने एक इन्वेस्टिगेशन के पार्ट को भी कहीं ना कहीं शुरुआत कर देते हैं। लेकिन यहां पर पैरा 115 में ये कंडीशंस रखी गई है कि जब कभी भी किसी भी इंजर्ड पर्सन के सामने कोई आपका ऑफिसर जाता है और अगर उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने की कोशिश करता है तो उस वक्त वहां पर कम से कम 2 विटनेसेस जरूर होने चाहिए। यानी कि 2 विटनेसेस की कंडीशंस को यहां पर कंपेयर्ड या यहां पर मैंडेट कर दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर किसी वजह से 2 विटनेस वहां पर नहीं हो पाए तो वो आपका डाइंग डिक्लेरेशन वैलिड नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी वी नो दैट वेरी वेल कि कोलैबोरेशन का होना बहुत ही जरूरी होता है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक जो इंजर्ड पर्सन है उसके स्टेटमेंट को विटनेसेस के प्रेजेंस में प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। उस वक्त वहां पर जो 2 सम्मानित विटनेस होते हैं या जो गवाह होते हैं, ना सिर्फ उनकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाता है बल्कि उनके सिग्नेचर्स भी लिए जाते हैं। तो अगर हम 115 के डाइंग डिक्लेरेशन के फॉर्मेट को देखते हैं तो यहां पे 3 लोगों के सिग्नेचर्स या 3 लोगों के इंप्रेशन या 3 लोगों के मार्क्स आपको देखने को नजर आएंगे। इनमें पहला व्यक्ति वो होता है जो उस डिक्लेरेशन को मेक आउट करता है, यानी कि इंजर्ड पर्सन। बाकी के जो 2 व्यक्ति होते हैं जो सेम कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं उनको हम लोग गवाह या विटनेस कहते हैं, उनके भी सिग्नेचर का होना यहाँ पे जरूरी होता है। और इसके अलावा जो आपका ऑफिसर है वो भी इसके ऊपर अपने साइन करता है। तो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये जो आपका पैरा नंबर 115 है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि आप मान के चलिए कि इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत जितने भी पैराग्राफ हम आपके साथ छोटे छोटे वीडियोस के रूप में डिस्कस कर रहे हैं वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और एक चीज का ध्यान और रखिएगा,
अगर आपसे डाइंग डिक्लेरेशन पूछा जाता है कि ये किसके अंदर इसका जिक्र किया गया है, तो इस बात पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि क्या वो सवाल इंडियन एविडेंस एक्ट के दायरे के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, क्या वो सवाल उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के दायरे में पूछा जा रहा है। तो जब कभी भी आपको ये कंफ्यूजन हो कि ये सवाल क्या सीआरपीसी का है या पुलिस रेगुलेशन का है, ये सवाल एविडेंस एक्ट का है या पुलिस रेगुलेशंस का है, तो एक बार उस सवाल के ऊपर और नीचे के सीक्वेंस को भी देख लीजिएगा, ताकि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये सवाल सीआरपीसी के दायरे में फॉल करता है या आपका यूलोकल एक्ट, पुलिस एक्ट या उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशंस के दायरे में फॉल करता है। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट टू द टीम ऑफ टारगेट फॉर IQ। थैंक यू सो मच।